सेक्शन 19A। सेक्शन 19A जो है वो 2017 के अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया है और सिंपल सी बात करता है कि जब कभी भी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने कोई पिटीशन पेंडिंग है या फिर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास में कोई अपील पेंडिंग है, सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी रेंट का क्या किया जाएगा, तो साफ साफ लिखा जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन और द अपील द rent shall be paid, right? On application of the landlord, the tribunal shall, after hearing the parties to the petition or appeal as the case may be, order that the tenant shall pay to the landlord. Shall means compulsorily all dues on account of the rent forthwith and shall continue to pay the रेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन। मान लीजिए अगर 6 महीने तक केस चलता रहा, 7 महीने तक चलता, बिकॉज आपको ध्यान है जो प्रोसीजर दे रखा है, सपोज अगर हम बात करें इविक्शन की, तो इविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है वो कितना है, 240 डेज का। अब 240 डेज का मीनिंग है ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चले 8 महीने तो चलेगा ही चलेगा, और उससे ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज कोई छुट्टी आ गई और हो गई, तो इतने समय तक फिर रेंट का क्या होगा, तो रेंट शैल बी पेड। ठीक है, ये ऐड हुआ था सेक्शन 19A इन द अमेंडमेंट। अब आता है सेक्शन 20। सिंपल सी बात करता है जो भी ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कैसे करवाया जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, चाहे वो ऑर्डर रेंट के रिवीजन के लिए हुआ है या फिर वो ऑर्डर इविक्शन ऑफ प्रेमिसेस के लिए हुआ है और व्हाटएवर। तो यहाँ पे लिखा है द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एग्जीक्यूट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट बाय अडॉप्टिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स नेमली। तो पहला, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी के लिए ऑर्डर हो सकते हैं। सीधा ये है कि ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में क्या क्या किया जा सकता है, तो प्रॉपर्टी के सेल एंड अटैचमेंट के लिए भी ऑर्डर हो सकते हैं। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी के लिए ऑर्डर हो सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ द अपोजिट पार्टी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्डर टू बी पेड फ्रॉम सच अकाउंट। मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट वगैरह है, उस बैंक अकाउंट को अटैच कर लिया जाए, उस बैंक अकाउंट से फिर वो पैसे को रिकवर किया जाए। देन अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंस, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट के तो जो सैलरी अकाउंट है उसको अटैच किया जा सकता है। ये सारे आ रहे हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, हाउ द ऑर्डर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कैन बी एग्जीक्यूटेड। देन appointing any advocate as commissioner or such remuneration as may be fixed, कोई कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाए प्रॉपर्टी के ऊपर। डिलीवरी ऑफ द प्रीमिसेस टू द एप्लीकेंट, जो प्रीमिसेस का पोजीशन है या डिलीवरी है वो उसे दिया जाए। ये सारे सबसेक्शन नंबर 1 कहते हैं। सबसेक्शन नंबर 2 कहता है द ट्रिब्यूनल मे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर। अब अगर जो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है वहां पे जिस पार्टी के अगेंस्ट में ऑर्डर चल रहा है वो कोई रेजिस्टेंस करे, किसी तरह का अगर वो विरोध वगैरह करते हैं, तो पुलिस एंड अदर लोकल अथॉरिटीज का हेल्प लेने की पावर भी इन अथॉरिटीज के पास में है, इन ट्रिब्यूनल्स के पास में है। राइट, ये सब सेक्शन नंबर 2 में लिखा है। 3 एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो ये है कि अगर जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, जो डेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन है, सर्टिफिकेट में लिखी हुई रहती है कि आपको जो रिकवरी ऑफ पोजीशन का सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट की डेट से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको दे देना है प्रीमिसेस का पोजीशन। अगर वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए तो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ऐसा भी नहीं कि एक दिन में ही खाली कर देना है, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड फिर भी दिया जाना है। अब मान लीजिए वो 3 मंथ्स में भी नहीं दिया, तो फिर जितने दिन भी उस पे एक्स्ट्रा आफ्टर 3 मंथ जितने दिन भी एक्स्ट्रा पोजीशन में रहेगा टेनेंट,
वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 2 टाइम्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 3 टाइम्स रेंट का पे करेगा। अगर 1,000 रुपये रेंट था रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, तो 3 महीने बाद से उसको हर महीने का 2,000 रुपये महीना रेंट देना पड़ेगा। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, कोई दुकान वगैरह था, तो उसका हर महीने 3,000 रुपये रेंट देना पड़ेगा 3 मंथ्स का, डेट ऑफ रिकवरी के 3 मंथ्स के बाद से। सपोज डेट ऑफ रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट जो है, और वो सर्टिफिकेट की डेट है से टू बी 1 नवंबर, तो 1 नवंबर डेट सर्टिफिकेट की डेट है, तो उसमें 3 मंथ्स ऐड कर दो आप। 1 दिसंबर पे एक हुआ, 1 जनवरी पे सेकंड हुआ, और 1 फरवरी पे थर्ड मंथ आपका कंप्लीट हो गया। 1 फरवरी से रेंट जो है वो ट्वाइस और थ्राइस हो जाएगा रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए। यही बात लिखी है इसमें सब सेक्शन नंबर 3 में। एक बार रीड करना आप इसको, और कोई डाउट वगैरह होगा तो आप ग्रुप में लिख के पूछ सकते हैं। सब सेक्शन नंबर 4 आता है, The rent tribunal shall conduct the execution proceeding in relation to final order in a summary manner। और उसके लिए जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है 45 डेज, जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है ना, उसके लिए पहले चला था इविक्शन प्रोसीडिंग एंड ऑल। अब यहाँ पे ऑर्डर तो हो चुका है, ऑर्डर होने के बाद में जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उसे 45 डेज में कंप्लीट किया जाना चाहिए। उसका समरी प्रोसीडिंग होना चाहिए, समरी मैनर में उसे कंप्लीट करना है। एक एक्सप्लेनेशन दिया है, फाइलिंग ऑफ एन अपील, और मान लीजिए रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, और ऑर्डर जो दिया है वो 3 मंथ्स में उसका एग्जीक्यूशन होना है, 3 मंथ्स बाद ही, और अपील कर दी जो अपोजिट पार्टी थी उसने, कहाँ पे, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में, ART में। तो क्या, और अपील मान लीजिए अब हो गए 4 महीने 5 महीने हो गए अपील को चलते हुए, तो क्या अब रेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा, वो सारी बातें आ रही हैं। तो अपील की वजह से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर कोई बार नहीं लगेगा अनटिल एंड अनलेस जहां पे अपील पेंडिंग है वहां से आपने स्टे ऑर्डर ले लिया हो। ये बात लिखी है एक्सप्लेनेशन में। फाइलिंग एन अपील और अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन will not save the tenant from his liability to pay mesne profits, वही twice and thrice rent की बात हो रही है, at the rate specified under subsection number 3। तो वो जो ट्वाइस और थ्राइस रेंट देना था एज ए मैसने प्रॉफिट, वो तो देना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कह सकते भी हमने तो अपील कर दी तो अब हम नहीं देंगे। 3 मंथ्स तक का टाइम था, 3 मंथ्स तक नहीं देना है, उसके बाद 4th मंथ से देना ही होगा। अनलेस, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड अदरवाइज द बाय द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और द कोर्ट बिफोर विच द सच ऑर्डर इज चैलेंज। तो जिस कोर्ट में ऑर्डर चैलेंज किया गया है, अपील ले जाई गई है, वहां वो उस कोर्ट ने अगर ऐसा कुछ इस कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दिया हो कि नहीं ऐसा मैसने प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा, तो बात अलग है, अदरवाइज तो देना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 20 पार्ट 1, सेक्शन 20A, राइट। 20 था ना ये तो, सेक्शन 20। 19A में आपका था क्या, 19A में बात कर रहा था जो पेंडेंसी ऑफ द सूट के ड्यूरिंग रेंट आपका डिपॉजिट करवा जाएगा, और 20 था एग्जीक्यूशन के बारे में, सेक्शन 20। अब आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है द प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। ये सिंपल इजी सा है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सब सेक्शन नंबर 1 पे कहता है, ये प्रोसीजर्स की सारी बात कर रहा है, तो सब सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, इन एवरी केस बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल और द अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एविडेंस ऑफ द विटनेस शैल बी टेकन गिवन बाय एफिडेविट। तो जो भी विटनेस वगैरह आएंगे उनसे एफिडेविट लिया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, वो सब चीजें होंगी। वो एक सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। However, the rent tribunal or the appellant rent tribunal, where it appears to it that it is necessary in the interest of the justice to call a witness for examination or cross examination, and such witness can be produced, may order attendance of the examination or cross examination of such witness। तो वापस अगर बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, बाकी उनके एफिडेविट के थ्रू हो जाएगा। सब सेक्शन नंबर 2 देखिए क्या कहता है 21 का। ये पूरा प्रोसीजर बता रहा है रेंट ट्रिब्यूनल में और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में क्या प्रोसीजर आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, बस नॉलेज के हिसाब से।
द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल, जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में, उनमें एक तो डॉक्यूमेंट कौन प्रेजेंट करेगा, पिटिशनर, और या फिर डॉक्यूमेंट कौन प्रेजेंट करेगा, द रेस्पोंडेंट, है ना। एक तो जो पिटिशनर है जो एप्लीकेशन लेके आया है, और दूसरा जो अपोजिट पार्टी, फॉर एग्जांपल अगर लैंडलॉर्ड ने एविक्शन सूट फाइल किया है तो जो लैंडलॉर्ड है वो पिटिशनर हो जाएगा और जो टेनेंट है वो रेस्पोंडेंट हो जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स पिटिशनर ने प्रेजेंट किए हैं उनके ऊपर एग्जिबिट नंबर 1, एग्जिबिट नंबर 2, इस तरह से EX1 EX2 ऐसा डलेगा। और जो रेस्पोंडेंट ने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे EXA1 EXA2 एग्जिबिट नंबर A2 A1 A2 A3 इस तरह से डलेगा, और वो भी रेड इंक में, ठीक है। एंड ये थोड़ा कोड की प्रोसीडिंग वाली सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, एक ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने हैं वो कौन से शेड्यूल में दे रखे हैं, वो आपको हमें शेड्यूल में दे रखे हैं। रेंट ट्रिब्यूनल में कोई एप्लीकेशन आनी है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में अगर कोई एप्लीकेशन आनी है उसका क्या फॉर्मेट होगा, रेंट अथॉरिटी के पास अगर कोई एप्लीकेशन जानी है उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो सब आपको शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी में दे रखे हैं। तो वो शेड्यूल आप देख सकते हैं। शेड्यूल डी जो है ना वो 2017 में नया ऐड हुआ है, वो रेंट अथॉरिटी के लिए है। बाकी ए आपका रेंट ट्रिब्यूनल के लिए है, बी आपका रेंट अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के लिए है, और सी रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के लिए कॉमन वाला है। तो वो अपने को वहां पे फॉर्मेट्स दे रखे हैं शेड्यूल्स में। देन आता है द रेंट ट्रिप, ठीक है, हुआ स्क्रॉल ज्यादा हो गया शायद। The rent tribunal and the appellant rent tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principle of natural justice. अब appellant rent tribunal हो या rent tribunal हो, क्योंकि इनका अपना खुद का प्रोसीजर स्पेसिफाइड कर दिया गया है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में, तो इन्हें CPC के रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। चाहे तो कर सकते हैं पर ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे वायोलेट नहीं कर सकते। देन शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल। जो रेंट ट्रिब्यूनल है या फिर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल है, इसकी पावर्स बिल्कुल इक्विवेलेंट होंगी एज पर द सिविल कोड्स ऑफ द एज स्पेसिफाइड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, रेंट ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी, और किस कैडर का होगा, वो जुडिशरी लेवल का होगा, RJS लेवल का होगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन के लेवल का होगा। लेकिन जिसे अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया जाएगा वो हायर जुडिशरी लेवल का होगा, यानी कि DJ कैडर का पर्सन होगा, और कम से कम 3 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा पर्सन होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। देन आता है क्या क्या पावर्स हो सकेंगी इनकी, वो सारी यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखी हैं। व्हाइल ट्राइंग अ सूट और एन अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली, क्या क्या पावर्स हो सकेंगी रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास में। समनिंग और एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को बुलाना करना। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करना। रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, अपने ही खुद के डिसीजन को रिव्यू करना। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, कमीशन इशू करना, यानी कि अगर कोई विटनेस या कोई डॉक्यूमेंट लाया नहीं जा सकता तो कमिश्नर को उसके लिए भेजा जाए। डिसमिसिंग द पिटीशन फॉर द डिफॉल्ट, को डिफॉल्ट में डिफॉल्ट है तो उसके लिए डिसमिस कर सकना या फिर एक्स पार्टी डिसीजन देना। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल और एक्स पार्टी, अगर कोई एक्स पार्टी या डिसमिसल का ऑर्डर है उसको सेट असाइड करना। ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड, किसी लैंडलॉर्ड की या टेनेंट की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड्स में लेना। ये सिंपल जो पावर होती है, जनरल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स हैं, वो सारी पावर्स यहाँ पे ट्रांसफर होकर आ रही है। एनी अदर मैटर मे बी प्रिस्क्राइब। सबसेक्शन 4 कहता है रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस देयरऑफ इन राइटिंग। ऑर्डर 17 रूल 1 में एडजर्नमेंट की बात की जाती है, CPC का ऑर्डर 17 रूल 1 में, और साफ साफ लिखा है कि जब तक की एप्लीकेशन ना आएगी इस बारे में तो ऐसा कोई एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है any proceeding before the rent tribunal or appellant rent tribunal shall deemed to be judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 and for the purpose of section 196 and of the Indian Penal Code 1860
द रेंट ट्रिब्यूनल ऑफ द अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड, तो इनको क्या माना जाएगा, सिविल कोर्ट्स की कैटेगरी में माना जाएगा। जो रेंट ट्रिब्यूनल है या अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल है, इनको कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट्स में या सिविल कोर्ट्स में, तो इन्हें सिविल कोर्ट्स की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 21A, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। हमने रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की पावर्स को तो पढ़ लिया, प्रोसीजर को भी पढ़ लिया। अब जरा हम रेंट अथॉरिटी, जो कि नया ऐड किया गया है, रेंट अथॉरिटी मेनली किसके लिए किया गया था, अगर कोई एमिनिटीज एडलेस की जाती है तो उसकी वजह से रिवीजन ऑफ रेंट अगर करवाना है तो वो उसके लिए रेंट अथॉरिटी, या फिर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, सेक्शन नंबर 8 में लिमिटेड पीरियड टेनेंसी जो दे रखा था आपको, उसके लिए एप्लीकेशन देनी है तो रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 21 with regard to procedure and powers of rent tribunal shall mutatis mutandis, यानी कि as it is rent authority के पास में भी होंगे, be applicable to the rent authority while entertaining, hearing or deciding the petitions or applications presented or with respect to the information furnished to him, as if the rent authority was substituted the word of rent tribunal wherever occurring there। तो ये सीधी सीधी बात है, सेम पावर्स है, वही विटनेसेस को बुलाना, डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेना, कमीशन इशू करना, वो सारे सेम पावर्स हैं। मॉडल फॉर्म्स की अगर बात करें, मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी बता दिया आपको, सेक्शन 22 ये बता रहे हैं मॉडल फॉर्म दे रखे हैं कहाँ पे, शेड्यूल ए में, बी में, सी में। किस चीज की मॉडल फॉर्म है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। पिटीशन अगर आपको देनी करनी है, एवरी पिटीशन और द अपील सो फार एज पॉसिबल एज बी इन द मॉडल फॉर्म स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में क्या दे रखा है, पिटीशन का और अपील का मॉडल फॉर्म दे रखा है, नहीं सॉरी, पिटीशन का मॉडल फॉर्म शेड्यूल ए में दिया और अपील का मॉडल फॉर्म शेड्यूल बी में दिया है। और रिकवरी सर्टिफिकेट कहाँ दे रखा है, मॉडल शेड्यूल सी में दे रखा है रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए। तो ये फॉर्मेट्स दे रखे हैं, उन फॉर्मेट्स को आप एक बार देख लेना, सिर्फ आपको हेडिंग ध्यान होना चाहिए, शेड्यूल ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, बाकी पूरा रटने की जरूरत नहीं है उनको। चैप्टर ए और चैप्टर 5A एंड चैप्टर 5B, ये दो पूरे पूरे नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं सेक्शन ईयर 2017 में। चैप्टर 5A में टोटल 3 सबसेक्शंस आ रहे हैं, 22A, 22B, 22C, और उसके बाद में चैप्टर 5B में आते हैं आपके 22D से लेकर 22G तक के। तो एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला आता है कि चैप्टर नंबर 5A किस चीज से डील करता है, ये डील करता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किसका, रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट। अगर मैं बात करूं रेंट ट्रिब्यूनल के पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का, तो रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेक्शन 13 में, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेक्शन 19 में, और रेंट अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेक्शन 22A में। बस यही आ रहा है आपका सेक्शन 22A। उसके बाद में टेनेंसी और एग्रीमेंट एंड द पीरियड ऑफ टेनेंसी, कोई एग्रीमेंट वगैरह करना है तो उसके कंसर्न में भी चैप्टर 5A है, और कौन सा एग्रीमेंट, वही आपका लिमिटेड पीरियड टेनेंसी वाला, वो सब। अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, इंपॉर्टेंट बात है, रेंट ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ने किया था। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसका अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट ने किया था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये दोनों जुडिशियल कैटेगरी के, जुडिशियल कैडर के पर्सन थे। अब यहाँ पे जो आपका आ रहा है क्या, ये रेंट अथॉरिटी में जो पर्सन होगा, पहली बात तो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं कहा गया है, और उसका अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा पर्सन का, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ऑफिसर ऑफ द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RAS, यानी कि सिविल सर्विसेज में से उनको लिया जाएगा, जुडिशियल सर्विसेज में से नहीं लिया जाएगा। नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि रेंट अथॉरिटी में जिस पर्सन, जैसे हमने रेंट ट्रिब्यूनल के लिए किसको लिया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सीनियर डिवीजन को, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में हमने किसको लिया, एडिशनल दिस वन डीजे कैडर के पर्सन को, डिस्ट्रिक्ट जज के पर्सन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के पर्सन को। अब बात आती है रेंट अथॉरिटी के लिए किस लेवल के पर्सन को लिया जाएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO, सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए।
एज अ रेंट अथॉरिटी फॉर द jurisdictional area of the every rent tribunal and perform so and so, बाकी ये सारा आ जाता है। ठीक है, अब उसकी क्या पावर्स वगैरह होंगी, वो पावर्स हमें सेक्शन 22B, 22D, 22E, G, 23, 24 इन सब में देखने के लिए मिलेंगे। An appeal against the order of the rent authority shall lie to the rent tribunal within 60 days, ये भी याद रख लीजिएगा। रेंट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर देती है उसकी अपील कहाँ पे होगी, रेंट ट्राइब्यूनल के पास में। कितने दिन में होगी, 60 डेज में होगी। रेंट ट्राइब्यूनल की अपील कहाँ पे होगी, रेंट ट्राइब्यूनल की अपील होगी अपीलेंट रेंट ट्राइब्यूनल में, एआरटी में। कितने दिन में होगी, अगेन वही 60 डेज में होगी। अब सपोज करो एक पर्सन जो रेंट अथॉरिटी के पास गया और उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रेंट ट्रिब्यूनल में उसने अपील की, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल ने भी उसको सूट मेंटेन कर दिया, एज इट इज रख दिया, डिसीजन में कोई चेंज नहीं किया, और वो एआरटी में भी चला गया। एआरटी का डिसीजन जो है वो फुल एंड फाइनल होगा। एआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट में, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट में ना तो कोई अपील होगी, नो अपील, और ना ही कोई रिवीजन होगा, नो रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के जो भी डिसीजन होगा, जो भी ऑर्डर होगा, उसके अगेंस्ट में नाइदर एन अपील लाइज नॉर द रिवीजन लाइज, बट यस रिव्यू कर सकते हैं आप, क्योंकि रिव्यू तो सेम अथॉरिटी के पास होती है, तो रिव्यू आप कर सकते हैं वापस, बट अपील और रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ देखिए, फाइनल ऑर्डर होगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। हाँ, ये एक है, देखिए, सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर देती है, इफ नॉट रिवर्स्ड, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल, जो रेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया उसे रेंट ट्रिब्यूनल ने न तो रिवर्स किया, ना ऑल्टर किया, ना मॉडिफाई किया, एज इट इज उसको अडॉप्ट कर लिया कि हाँ ये ऑर्डर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है, तो अब इस ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। फाइनल ऑर्डर मानने का मतलब यह है कि उसकी कोई अपील लाई नहीं करेगी, यानी कि एआरटी में भी नहीं जा सकते फिर उसके लिए, तो एंड शैल नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट, और किसी सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकते। 22B, टेनेंसी एग्रीमेंट। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, no person shall, after the commencement of Rajasthan Rent Control Act, Amendment Act 2017, let or take the or rent any premises except by an agreement in writing. 2017 के अमेंडमेंट के बाद में कोई भी पर्सन अगर बिना रिटन एग्रीमेंट के टेनेंसी एग्रीमेंट करते हैं, यानी ओरल टेनेंसी अलाउड ही नहीं रहेगी अब इस 2017 के अमेंडमेंट के बाद। एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच एग्रीमेंट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रेंट अथॉरिटी, और जो ये रिटन एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के पर्टिकुलर्स रेंट अथॉरिटी को कन्वे किए जाने चाहिए, वो भी कंपलसरी है। बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट ज्वाइंटली, टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों ज्वाइंटली जाके कहेंगे कि भी हम दोनों ने एक रेंट एग्रीमेंट किया है और ये इस टेनेंसी एग्रीमेंट की कॉपी है, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा। एक मैंडेटरी प्रोविजन आ गया है 22B इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन शेड्यूल डी, और वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो रेंट एग्रीमेंट आपको शेड्यूल डी में देखने के लिए मिलेगा। शेड्यूल डी रेंट अथॉरिटी के उस रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट प्रेजेंट करता है। Where in relation to a tenancy created before the commencement of, अब जो 2017 से पहले टेनेंसी हो गई थी और ओरल टेनेंसी चल रही थी सपोज, तो उसके लिए क्या होगा, एन एग्रीमेंट in writing having already been entered into the particulars thereof shall be communicated to the rent authority in the following form specified in schedule D। तो साफ साफ बोल रहा है भी उसके लिए भी रेंट अथॉरिटी को जाके बताना पड़ेगा कि हमारी तो 2005 से टेनेंसी चल रही है, 2010 से टेनेंसी चल रही है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नई वाली के लिए भी करना है और पुरानी वाली के लिए भी करना है। No agreement in writing has entered into the landlord and the tenant shall enter into the agreement, और अगर अभी तक कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं किया तो वो रिटन एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा, और उसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा जो फॉर्मेट शेड्यूल डी में आपको मॉडल फॉर्म दे रखा है।
provided that where the landlord and the tenant fail to present jointly a copy of tenancy agreement under clause A or B, or fail to reach an agreement under clause B, such landlord and the tenant shall separately file the particular about such. तो अगर jointly वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर separately जाओ. अगर लैंडलॉर्ड जाना चाह रहा है, टेनेंट नहीं जा रहा है, टेनेंट जाना चाह रहा है, लैंडलॉर्ड नहीं जा रहा है, तो वो सेपरेटली भी जा सकते हैं. ये प्रोवाइजो में है. Every agreement referred to in subsection 1 shall be executed before the commencement of tenancy. तो ये सारे एग्रीमेंट जहां तक ये सबसेक्शन नंबर 1 की बात कर रहा है. सबसेक्शन नंबर 1 में तो क्या था, 2017 के बाद की बात कही गई थी. तो 2017 के बाद तो जितने भी एग्रीमेंट बनेंगे वो सारे टेनेंसी स्टार्ट होने से पहले होने चाहिए. And the agreement required to be executed under clause B of subsection 2. Subsection 2 क्या था, after existing tenancy की बात हो रही, 2017 से पहले चल रहे थे. Shall be executed within a period of 1 year. तो वो 2017 के अमेंडमेंट के बाद में 1 साल के अंदर अंदर बना ले जाने चाहिए. ये बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ, देखिए, पहले करार फिर किराएदारी. पहले डॉक्यूमेंट लिखो, एग्रीमेंट लिखो, उसके बाद में किराएदारी शुरू होगी. Subsection number 4, the rent authority after receiving such information about tenancy agreement shall make entry of particulars of the agreement in the register maintained. अब रेंट अथॉरिटी ऐसे नहीं आप जाके बताया कि अच्छा चलो बड़ी खुशी की बात है आपने रख लिया, जाइए. वो रजिस्टर में उस पर्टिकुलर्स को मेंटेन करेगी, क्योंकि इसीलिए स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा है ना कि उसी सेम फॉर्मेट में आएगा तो वो मेंटेन करेंगे. So purpose of containing particulars as per schedule D and provide the registration number to the parties. उनको उनकी टेनेंसी का registration number भी provide किया जाएगा. The information provided as per subsection 1 and 2 shall be taken as evidence of facts relating to tenancy and matters connected therewith, and in its absence by any statement in the agreement inconsistent with the details filed as per schedule D shall not be received as evidence. तो schedule D के inconsistent या फिर उससे contradictory कोई भी इसमें बात लिखी जाती है उसको accept नहीं किया जाएगा. schedule D में जो बात फॉर्मेट मेंशन है उसको आपको फॉलो करना ही करना है. सबसेक्शन नंबर 6, the rent authority shall upload the details of all tenancies along with the registration number provided under subsection 4 in the form and manner prescribed on its website within 15 days of the allotment of the registration number. तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया था ना अभी सबसेक्शन नंबर 5 में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करने के 15 डेज के अंदर अंदर क्या करेगी रेंट अथॉरिटी, ये सारी चीजें अपलोड कर देगी वेबसाइट के ऊपर. जो राजस्थान गवर्नमेंट ने टेनेंसी के लिए वेबसाइट बना रखी है उस पर ये सारी डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी. अब आता है सेक्शन 22C, चैप्टर 5A का लास्ट सेक्शन है ये 22C, पीरियड ऑफ टेनेंसी. तो आपको याद है सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था लिमिटेड पीरियड टेनेंसी. लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए हो सकती है. जैसे कितनी बार रिन्यू किया जा सकता है, 3 टाइम्स इसको रिन्यू किया जा सकता है. All tenancies entered into after the commencement of Rajasthan Rent Control Amendment Act 2017, Act number 33 of 2017 shall be for a period as agreed between the landlord and the tenant and as specified in the tenancy agreement. तो दोनों जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट है उन दोनों के बीच में जो भी पीरियड स्पेसिफाई हो जाए एग्री हो जाएगा. भी 2 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, जो पीरियड उनके बीच में एग्री हो जाता है उस पीरियड के लिए वो फॉर्म कर सकते हैं. ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है. लेकिन हाँ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी यानी सेक्शन 8 का बेनिफिट लेना चाहता है तो 3 इयर्स से ज्यादा नहीं होगा. द टेनेंट मे अप्रोच द लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ द टेनेंसी. और जब ओवर होने लगे तो टेनेंट अप्रोच कर सकता है लैंडलॉर्ड को कि भी आप इसको रिन्यू कर दो विद इन अ पीरियड एग्रीड टू द इन द टेनेंसी एग्रीमेंट प्रायर टू द एंड ऑफ द टेनेंसी. टेनेंसी खत्म होने से पहले ही अप्रोच कर लो और उसको रिन्यू करवा सकते हैं. इफ द टेनेंसी for a fixed term ends and has not been renewed. अब मान लीजिए वो फिक्स पीरियड के लिए तो टेनेंसी एंड हो गई और रिन्यू नहीं करवाया उसको. the premises have not been vacated, लेकिन और premises खाली भी नहीं किया. the tenant at the end of such tenancy the tenancy shall be deemed. ये वर्ड देखना क्या लिखा हुआ है, न तो टेनेंसी को रिन्यू करवाया न ही मकान खाली किया,
डीम्ड टू बी रिन्यू, तो मान लिया जाएगा कि रिन्यू हो गई, तो कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए। ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस, हर महीने रहेंगे तो ऐसा माना जाएगा हर महीने वो रिन्यू होती जा रही है, बिना एग्रीमेंट के भी वो हर महीने रिन्यू होती हुई मानी जा रही है, वो किराया देते रहे उसके लिए। ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एज वर इन द एक्सपायर्ड टेनेंसी, जो पहले वाली टेनेंसी में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उन्हीं के बेसिस पे वो मंथ टू मंथ रिन्यू मानी जाएगी। कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब क्या सारी जिंदगी चलती रहेगी मंथ टू मंथ वाला, नहीं, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सपोज 1 साल के लिए अगर किया था, 3 साल के लिए भी किया था, 2 साल के लिए किया था, जो भी, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक उसको ऐसा माना जाएगा मंथ टू मंथ ऑटोमेटिकली रिन्यू हो रही है। shall thereafter be deemed to have expired unless renewed by the landlord by agreement with the tenant in writing, और उसके बाद वो टर्मिनेटेड मानी जाएगी। ठीक है, अब आता है चैप्टर नंबर 5B। तो एक तो रिवीजन ऑफ रेंट हमने कहाँ पे पढ़ा था, रिवीजन ऑफ रेंट हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था। यहाँ पे भी वापस रिवीजन ऑफ रेंट आ गया। रिवीजन ऑफ रेंट यहाँ पे कौन सा वाला है, एम्यूनिटीज इंक्रीज या डिक्रीज करने में। अगर एम्यूनिटीज इंक्रीज की हैं तो रेंट भी इंक्रीज होगा, अगर एम्यूनिटीज रिड्यूस की हैं तो रेंट भी रिड्यूस होगा। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, भाई पर्सन आपके पास में किराए पे रहना है तो उससे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लोगे, वो बाद में जाते समय कुछ तोड़ फोड़ कर जाए बाद में, तो डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब जो रेंट है वो किसी और के पास सपोज डिपॉजिट करवाना पड़े तो ऑब्वियसली रेंट अथॉरिटीज के पास ही डिपॉजिट होगा। कब ऐसा होगा, आपने किराए पे मकान लिया, आपका लैंडलॉर्ड आपको रसीद नहीं दे रहा है, आप किराया दे रहे हो टाइम से पर वो आपको रसीद नहीं दे रहा है, कल को बोल देगा इन्होंने तो किराया नहीं दिया, तो आप रेंट अथॉरिटी को दे सकते हो। तो वो चीज आ रही है कि डिपॉजिट ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एटसेट्रा, उससे डील करता है चैप्टर 5B। 22D लिखता है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो रिवीजन करा जाएगा। वेयर द लैंडलॉर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी एंड इन एग्रीमेंट विद द टेनेंट हैज इनकर्ड, किसने इनकर्ड किया है, लैंडलॉर्ड ने, expenditure on account of improvement, addition or structural alteration in the premises occupied by the tenant which does not include repairs necessary to be carried out, the landlord may increase the rent of the premises। तो अगर premises में अच्छा सा आपने कुछ alteration किया है, improvement किया है, addition किया है, तो उसके लिए रेंट बढ़ाने का राइट है लैंडलॉर्ड के पास में, by an amount as agreed between the landlord and the tenant prior to the commencement of the work, and such increase in rent shall become effective from 1 month after the completion of work। जिस दिन वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले महीने से आप वो बढ़ा हुआ रेंट डिमांड कर सकते हैं। Where after the rent of the premises has been agreed or fixed, there has been a decrease or diminution of or deterioration of the accommodation of housing service in the premises, the tenant may claim a reduction। तो रेंट बढ़ाया तो किसने था, लैंडलॉर्ड ने। अब अगर किसी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, डिमिनिश हो गई है, फैसिलिटीज डिमिनिश हो गई है, डिटेरियोरेट हो गई है, तो उस सिचुएशन में टेनेंट जो है वो रेंट कम करने के लिए भी डिमांड कर सकता है। द लैंडलॉर्ड मे नाइदर रेस्टोर द प्रीमिसेस एंड द हाउसिंग सर्विसेज एज एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी और एग्रीमेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ द रेंट। ये है कि लैंडलॉर्ड जो रेंट अगर रिड्यूस करने की नौबत आ रही है, वहां पे अगर लैंडलॉर्ड बोले नहीं ठीक है मैं आपको जो पुरानी वाली सर्विसेज थी वो सारी वापस दे रहा हूँ, तो वो बात एक अलग है। द लैंडलॉर्ड में आइदर रेस्टोर द प्रीमिसेस एंड द हाउसिंग सर्विसेज एज एट द कमेंसमेंट, जो स्टार्टिंग में थी वो सारी वापस देना चाहे और दे सकता है। Then, in case of conflict, the landlord and the tenant may approach to the rent authority। रेंट ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाना है, ये एमिनिटीज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो फिर रेंट अथॉरिटीज के पास जाना है। बाय फाइलिंग पिटीशन बिफोर द रेंट अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी शैल ट्राई टू रिजॉल्व। सेक्शन 15 के प्रोसीजर को फॉलो करने की बात कर रहा है। सेक्शन 15 में हमने प्रोसीजर क्या पढ़ा था, सबसे पहले 30 डेज का नोटिस होगा, देन 45 डेज का रिप्लाई का टाइम पीरियड होगा, अगेन 30 डेज का री रिप्लाई यानी कि रिजॉइंडर का टाइम पीरियड दिया जाएगा, देन
180 डेज में डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड होगी और 240 डेज में फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट होगा। ये सेक्शन 15 का प्रोसीजर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। रिजॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दैट सेक्शन 15 में जो डिस्पोजल का फाइनल डिस्पोजल कितने दिन में किया जाना है, अगर रिवीजन ऑफ रेंट के लिए है तो फाइनल डिस्पोजल कितने दिन में किया जाना है, वो आपको याद करना पड़ेगा, राइट। तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे बाय फाइलिंग पिटिशन बिफोर द रेंट अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी शैल ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू अराइव एट amicable settlement between the landlord and tenant, and if no such settlement is arrived at the between the parties, he may pass appropriate order on the basis। तो या तो सेटलमेंट की कोशिश की जाएगी कि आपस में समझौता हो जाए, और नहीं होता है तो फिर कोर्ट को जो सही लगेगा वो ऑर्डर देगी कोर्ट। 22E rent authority to fix revised rent in the circumstances specified in section 22D। सेक्शन 22D में हमने ये पढ़ा कि अगर एमिनिटीज को इंक्रीज किया जाता है तो रेंट इंक्रीज किया जा सकता है, अगर एमिनिटीज रिड्यूस की जाती है तो रेंट भी रिड्यूस किया जा सकता है, और जब पार्टीज रेंट अथॉरिटी पे आएंगी तो उसमें पहले समझौता करवाया जाएगा, उनके अंदर सेटलमेंट की कोशिश की जाएगी, और अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो फिर रेंट कितना होगा ये फिक्स करने का राइट किसके पास में होगा, रेंट अथॉरिटी के पास में रहेगा, रेंट अथॉरिटी फिक्स कर सकेगी रेंट को। इतनी सी बात लिखिए 22E में। सेक्शन 22F ये इंपॉर्टेंट है, save as an agreement to the contrary it shall be lawful for the landlord to charge a security deposit equal to 1 month rent। एक महीने के रेंट के इक्विवेलेंट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अगर आपने सपोज 5000 रुपीज पर मंथ के रेंट पे किराया कमरा लिया है तो हर महीने का रेंट तो आप कब पे करेंगे, नवंबर का रेंट हम पे करेंगे 15 दिसंबर को, दिसंबर का रेंट हम पे करेंगे 15 जनवरी तक, यानी अगले महीने की 15 तारीख तक। लेकिन एक महीने का रेंट उनके पास में एडवांस में भी डिपॉजिट रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मीनिंग ये होता है कि जब खाली करके जाएंगे तो वो वापस रिटर्न होगा, तो अगर रिटर्न होगा तो कितने दिन में रिटर्न होगा, 1 मंथ का रेंट दे तो एडवांस में रहे, रिटर्न कितने दिन में होगा, ये थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है। द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड, रिफंड तो हो जाएगा, टू द टेनेंट विद इन 1 मंथ आफ्टर द वेकेशन। देना तो पहले है लेकिन जब खाली कर दोगे तो जिस दिन खाली कर दिया उसके 1 महीने बाद तक वो आपको रिफंड होगा। तो ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं वो आपको याद रहने चाहिए। 1 महीने का रेंट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के रखना है, और जिस दिन आप खाली करोगे उसके बाद में 1 महीने में वो आपको रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड नहीं करे लैंडलॉर्ड तो जाओ फिर रेंट अथॉरिटी के पास में एप्लीकेशन लगाओ, पिटीशन फाइल करो। Wherever the security deposit is not refunded to the tenant within a period specified of subsection 2, that is 1 महीने में नहीं दिया जाए, the tenant may file an application before the rent authority for directing the landlord to refund the security deposit। तो फिर रेंट अथॉरिटी के पास जाके आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये हो गया सेक्शन 22E। अब आता है नेक्स्ट आपके पास में 22G, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद द रेंट अथॉरिटी। मैंने आपको बताया था ना, कभी कभी कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाए या फिर रिसीट नहीं दी जा रही है या बैंक अकाउंट नहीं बता रहे, तो ऐसी सिचुएशन मान लीजिए रेंट देने गए आप, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं अगले महीने लेंगे, अगले महीने गए मना कर, 4 महीने तक रेंट नहीं लिया और 4 महीने बाद आपको नोटिस भेज दिया रेंट का कि भाई ये तो रेंट नहीं दे रहे हैं इसलिए हम डिफॉल्ट कर इनके ऊपर सूट फाइल करेंगे। तो ऐसे में आप तो रेंट देना चाह रहे थे, वो नहीं ले रहा था सामने वाला, तो क्या आपके पास तरीका, टेनेंट के पास में रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करवा दो। 22G में ये बात लिखी हुई है, क्या लिखा है, वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट, लैंडलॉर्ड अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है any rent tendered by the tenant in the manner specified in section 5 or refuses to give a receipt। अच्छा, सेक्शन 5 में क्या लिखा था, सेक्शन 5 में लिखा था हम रेंट पे कैसे कर सकते हैं, हम कैश में पे कर सकते हैं, हम चेक से पे कर सकते हैं, हम ड्राफ्ट से पे कर सकते हैं, और हम मनी ऑर्डर से पे कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हमें सेक्शन 5 में दे रखे थे। और एक बात लिखी गई थी कि बैंक अकाउंट बताया जाए सेम म्यूनिसिपल एरिया में, और उस बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो उस मैनर में अगर नहीं लिया जा रहा है, और रिफ्यूजेस टू गिव अ रिसीट, या फिर रिसीट नहीं दे रहा है, रेंट तो ले रहा है बोल लेकिन रिसीट नहीं दूंगा, द टेनेंट में डिपॉजिट द सेम पीरियोडिकली। तो टेनेंट जो है हर महीने वो पैसा रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं। Wherever in any case there is bona fide doubt about the person or persons to whom the rent is payable, the tenant may deposit such rent with the rent authority। तो किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है कुछ भी, तो उस सिचुएशन में भी वो क्या कर सकते हैं,
रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं। On deposit of rent, the rent authority shall investigate the case and pass the order based on the facts of case. ये ऐसा कोई important नहीं है, फिर रेंट अथॉरिटी वो रेंट जो उनके पास आया है वो लैंडलॉर्ड को देना है नहीं देना वो सब रेंट अथॉरिटी डिसाइड कर लेगी। The amount of rent deposited under this section shall be accounted for in such manner as may be prescribed and shall be kept in the personal deposit account. Rent authority क्या करेगी उस पैसे का? And shall be operated for payment to the landlord or other lawful claimant in the manner as may be prescribed. तो rent authority उसको personal deposit account में रखेगी और उसको landlord को या तो पे करेगी या अदर जो भी claimant है उसको पे करेगी जो claim करते हैं। And last इसका आता है subsection 5, the receipt by the landlord of the rent deposited under subsection 1 and subsection 2 as the case may be shall not operate as admission to the correctness of the rent. ये अच्छा है कि रेंट डिपॉजिट करवा दिया टेनेंट ने, करवाने के बाद में रेंट अथॉरिटी ने ले लिया, अब लैंडलॉर्ड ने कहा यार ठीक है इसने कम ज्यादा जो भी दिया जाके वो रेंट ले लेते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड ने रेंट अथॉरिटी से रेंट ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो एक मिनट, सेक्शन 5 में एक तरह से जो लैंडलॉर्ड है उसको एक प्रिविलेज दे रखा है कि रेंट आपने वहां से विड्रॉ कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप उसके कोई पिटीशन फाइल नहीं कर सकते इनएप्रोप्रिएट रेंट के होने करने का, वो पूरा राइट उनके पास रहेगा विड्रॉ भी कर लिया तो। चैप्टर नंबर 6 एमिनिटीज की बात करता है। एमिनिटीज का जो डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 क्लॉज ए में पढ़ा था। सेक्शन 23 बताता है लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। जो भी टेनेंट को हमने एग्रीमेंट में लिख दिया था आपको ये फैसिलिटीज हम देंगे, आप यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर आ जा सकते हैं, यहाँ पे स्टेयरकेस के यहाँ पे बल्ब लगा रहेगा, आप उसको लाइट का यूज कर सकते हैं, आप ये खिड़कियां खोल सकते हैं, जब पानी की वाटर सप्लाई आती है तो पानी का यूज कर सकते हैं, बिजली का आपके लिए मीटर हमने अलग लगा दिया है, और जो भी उस फैसिलिटीज हमने उसको एमिनिटीज बता दी थी, टॉयलेट का एमिनिटी हो गया, फैसिलिटी हो गया, केबल कनेक्शन का फैसिलिटी हो गया, टेलीफोन कनेक्शन का फैसिलिटी हो गया, ये जो भी हमने एमिनिटीज बताया था वो एमिनिटीज को बाद में डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिफॉल्ट बन जाएगा। नो लैंडलॉर्ड आइदर हिमसेल्फ और acting through any person or any person purporting to act on his behalf shall discontinue or withhold the amenities enjoyed by the tenant in respect of the premises let out to him. The landlord may however discontinue or withhold any amenity with the permission of the rent authority. ये इसको है कि अगर फिर भी कोई बात आती है तो रेंट अथॉरिटी की परमिशन से या फिर है ना उनकी परमिशन से जरूर ऐसा कर सकते हैं। अगर एमिनिटीज डिसकंटिन्यू के भी हमें रेंट टाइम से नहीं दे रहा है या रेंट हमें कम दे रहा है तो रेंट कम दे रहा है तो ये एमिनिटी हम नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ भी हो तो वो रेंट अथॉरिटी की परमिशन से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऑन द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड on the petition of the landlord for permission to discontinue or withhold the amenities or on the petition of the tenant for restoration of the amenities, तो लैंडलॉर्ड तो कह रहा है डिसकंटिन्यू के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं, और टेनेंट जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ एमिनिटीज के लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं। रेंट अथॉरिटी शैल इशू नोटिस टू द अदर पार्टी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो रेंट अथॉरिटी अपोजिट पार्टी को नोटिस सेंड करेगी कि हमारे पास में आपके अगेंस्ट में ये ऐसी एप्लीकेशन आई, कंप्लेंट आई है, उसके लिए। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी अंडर सेक्शन दिस सेक्शन द रेंट अथॉरिटी मे पास द इंटरिम ऑर्डर्स, तो इंटरिम ऑर्डर दिए जाएंगे किस लिए, ठीक है हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं कि ये एमिनिटीज कम बंद की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जब तक ये चल रही है पूरी प्रोसीडिंग तब तक के लिए कुछ इंटरिम ऑर्डर के तब तक ये दी जाए या नहीं दी जाए वो इंटरिम ऑर्डर पास हो सकते हैं। द रेंट अथॉरिटी शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स under this section in a summary manner and dispose of any application made under this section by the landlord or the tenant within 60 days। तो बहुत लंबा ना चलाएं, इसे समरी मैनर में कंप्लीट करके और विद इन 60 डेज इसका डिस्पोजिशन होना चाहिए। किस चीज का, एमिनिटीज के कंसर्न में। कोई एमिनिटीज डिसकंटिन्यू कर दी गई है या कोई एमिनिटीज डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो इन सबका डिस्पोजिशन
फाइनली 60 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए। सेक्शन 24 हमारे पास आता है ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड और टेनेंट, किराएदार और मकान मालिक दोनों की क्या दायित्व होंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट एसेंशियल रिपेयर्स इन अ ईयर। मान लीजिए एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तब तो वो प्रिवेल करेगा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं भी लिखा है तो हर साल कुछ ना कुछ रिपेयर रेनोवेशन तो रिक्वायर्ड होता ही है ना हर प्रेमिसेस को। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट एसेंशियल रिपेयर्स इन अ ईयर इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर अप टू 5% ऑफ द एनुअल रेंट शैल बी कैरिड आउट बाय द टेनेंट। तो 5% तक का अगर कोई रिपेयर वर्क है तो वो टेनेंट खुद करवाएगा, उसके लिए वो एट हिज ओन कॉस्ट, उसके लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं है। भाई आप रह रहे हो तो मेंटेनेंस का खर्चा भी आप ही उठाओ उसके लिए, लेकिन 5% से एक्स्ट्रा हुआ तो फिर। एंड एसेंशियल रिपेयर्स इन्वॉल्विंग एक्सेस ऑफ 5%, 5% से ज्यादा वाला हुआ तो मान लीजिए कोई छत ही गिर गई, पूरी पूरी दीवार ही गिर गई, तो उसमें तो ज्यादा खर्चा आएगा। ऑफ द एनुअल रेंट शैल बी कैरिड आउट बाय द लैंडलॉर्ड, तो वो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर। ऑन रिसीविंग नोटिस फ्रॉम द टेनेंट, टेनेंट उसको नोटिस भेजेगा भी यहाँ पे तो मेजर डिस्ट्रक्शन हो गया है तो इसमें आप रिपेयर करवाइए, 5% से ज्यादा हो रहा है। अब मान लीजिए टेनेंट ये लैंडलॉर्ड ने नहीं करवाया तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था और इमीडिएट उसमें रिपेयर की जरूरत थी, लैंडलॉर्ड को उसने नोटिस भेज दिया टेनेंट ने, फिर भी लैंडलॉर्ड नहीं करवा रहा है वो, मैं क्यों करवाऊं। तो ऐसे में एक प्रिविलेज रहता है टेनेंट के पास में, टेनेंट खुद करवा लो रिपेयर जो है, और फिर उसमें जो 5 सेट ऑफ होगा 5% तक का, 5% तक का जो खर्चा है वो तो कौन बियर करेगा, वो तो लैंडलॉर्ड खुद बियर, ये सॉरी टेनेंट खुद बियर करेगा। और एक्सीडिंग 5% का जो खर्चा लगा है टेनेंट की तरफ से, वो खर्चा जो मंथली रेंट है उस मंथली रेंट में से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूँ, ये अप टू 5% ऑफ एनुअल रेंट बात कर रहे हैं। एक पर्सन ऐसा है जिसने 5,000 रुपए पर मंथ के रेंट पे मकान लिया, तो एनुअल रेंट कितना हो गया, ₹60,000। अब कुछ रिपेयर की जरूरत पड़ी, इन्होंने रिपेयर की जरूरत पड़ी तो उसको लैंडलॉर्ड को बोला, लैंडलॉर्ड ने ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने रिपेयर करवाया। रिपेयर करवाने में टोटल खर्चा आता है 7,500 रुपए का कॉस्ट ऑफ रिपेयर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर आया 7,500। तो पहले तो ये देखो 60,000 का 5% कितना होगा, एनुअल रेंट है 60,000, 60,000 का 5% कितना होगा, इट विल बी ₹3,000। 5% कितना होगा 3,000, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई 7,500। तो जो 5% है 3,000, ये तो कौन बियर करेगा आउट ऑफ दिस 7,500, 3,000 रुपीज तो टेनेंट बियर करेंगे, राइट। और रिमेनिंग 4,500 ये कौन बियर करेगा, ये लैंडलॉर्ड का की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। तो अब जो नेक्स्ट मंथ किराया देना था 5,000 रुपए, तो टेनेंट क्या करेगा 4,500 रुपीज उसमें से सेट ऑफ करके, तो अगले महीने सिर्फ ₹500, सिर्फ एक महीने के लिए, ऐसा नहीं हर महीने नहीं कर देना सेट ऑफ, एक महीने में हो गया वो पूरा पूरा सेट ऑफ, तो ₹500 वो पे कर देगा पहले महीने, यानी कि उसके रेंट में से उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड में, प्रोवाइजो में यही सब बातें लिखी हुई हैं, मैं उसको स्पीड में थोड़ा सा बता दूंगा। Provided that where the landlord neglects to undertake the essential repairs within a period of 15 days from the date of receipt of notice, the tenant shall be at liberty to move the rent authority, तो रेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और परमिशन डिमांड कर सकते हैं फॉर द परमिशन टू अंडरटेक द रिपेयर्स अलोंग विद एस्टिमेट ऑफ सच रिपेयर्स, और उसको खर्चा भी बताएंगे कि कितने तक का खर्चा आ सकता है। एंड वेयर परमिशन इज ग्रांटेड बाय द रेंट अथॉरिटी इट शैल आल्सो पास ऑर्डर विद रिगार्ड टू द रिकवरी ऑफ सच कॉस्ट, तो उस ऑर्डर के साथ साथ जो रेंट अथॉरिटी है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट के लिए भी ऑर्डर कर देगी कि ठीक है आप ये जो कॉस्ट आपका खर्चा आ रहा है वो आप रिकवर करेंगे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड बाय सेटिंग ऑफ, सेटिंग ऑफ का मतलब होता है उसमें से मुजरा कर देना, तो बाय सेटिंग ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट द रेंट पेबल टू, जो रेंट पेबल था उसमें से उसको आप सेट ऑफ कर देंगे, माइनस कर देंगे। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3 and 4 ऑफ सेक्शन 23 shall apply mutatis mutandis, यानी वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 23 के जो सबसेक्शन 2, 3 and 4 के प्रोविजंस हैं वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे टू द प्रोसीडिंग बिफोर रेंट अथॉरिटी
अंडर दिस सेक्शन रेंट अथॉरिटी के जो प्रोसीडिंग के पॉइंट्स वहां लिखे हुए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया 5% वाला, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ। सेक्शन 24A जो है ये भी आपका 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। जी ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। और रिकॉर्डेड तो रहेगी ये क्लास, आप उसको दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देन 24A ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। ऑल द प्रोसीडिंग, ये है डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 23 एंड 24। 23 और 24 में एमिनिटी से रिलेटेड वाली सारी प्रोसीडिंग्स आई हैं। अब उनका जो डिस्पोजल होना है उसके लिए एक प्रोसीजर स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पे। ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 23 एंड 24 पेंडिंग बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। अब 2017 से पहले तो रेंट अथॉरिटी नाम का कोई था ही नहीं, तो इससे पहले जो इससे पहले जो एमिनिटी से रिलेटेड वाली प्रोसीडिंग्स थी वो कहां जाती थी, वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाती थी। अब 2017 में जैसे अमेंडमेंट हो गया तो रेंट ट्रिब्यूनल में जो ये 23 और 24 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही थी उनका क्या किया जाएगा, क्या उन्हें उसी में ट्रायल चलता रहे उनका, या फिर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए रेंट अथॉरिटी के पास। इस कंसर्न में बात कर रहे हैं 24A। ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 23 और 24 पेंडिंग बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल on the date of commencement of Rajasthan Rent Control Amendment Act 2017 shall be continued, and the rent tribunal may pass appropriate order thereon as if section 23 or 24 was not amended by the said act। तो उनका बोल रहा है कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, उनको वहां पे चलने दो, और जो रेंट ट्रिब्यूनल उनका फाइनल डिसीजन देगा वो मान्य होगा। हाँ, नए जो होंगे 2017 के बाद में एमिनिटी से रिलेटेड जो कोई भी डिस्प्यूट आते हैं वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे, ठीक है, 2017 के बाद। पहले वाले जहां चल रहे हैं उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो जहां चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए। लास्ट चैप्टर नंबर 7 इसका आ गया है। चैप्टर नंबर 7 जिसमें सेक्शन 25 से लेकर 32 तक के प्रोविजन है, बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत रेयर केसेस में ही इसमें से क्वेश्चन बनेगा। एक बार शॉर्ट में इसको जल्दी से हम री एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। सेक्शन 25 है इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस। लैंडलॉर्ड ने अपना जो मकान किराए पे दिया है, प्रेमिसेस टेनेंसी में दिया है, रेंट पे दिया है, उसको थोड़ा सा इंस्पेक्शन, उसकी देखरेख का तो बनता ही है। जाके देखें भी उसमें कहीं कोई तोड़ फोड़ ना कर रहा हो, हमारा टेनेंट जो है वो उसकी देखभाल सही से कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या लैंडलॉर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टेनेंसी अपने मकान में विजिट कर सकता है या नहीं? अगर कर सकता है तो क्या उसके लिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, या वो जब चाहे तब जा सकता है इस चीज में? तो सेक्शन 25 बताता है कि लैंडलॉर्ड अपने मकान को विजिट कर सकता है, लेकिन विजिट करने से पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस दो पहले टेनेंट को कि भाई मैं मकान देखने आ रहा हूँ, मकान देखने आ रहा हूँ। इस बात का 7 डेज, एटलीस्ट 7 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाना चाहिए। और वो भी डे टाइम में विजिट कीजिए, ऐसे नहीं रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे पहुंच गए, पर टेनेंट सो रहा था उसको उठा के परेशान कर रहे हैं। तो ये भी चीज है कि डे टाइम में ही जाना है आपको, नाइट में नहीं जा सकते, डे टाइम में जाना है। एटलीस्ट 7 डेज पहले उसको इन्फॉर्म कर दे कि मैं 5-7 दिन बाद आऊंगा आपके पास, 5 नहीं 7 डेज के ज्यादा के नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को आऊंगा, ऐसा कुछ इस तरह से। और वंस इन 3 मंथ्स, ऐसा नहीं कि हर काय के भी 7 दिन में बताओ तो हर 7 दिन में जा जाके हर संडे को जाके उसको चेक करते हैं, नहीं, 3 महीने में एक बार ही जाएंगे। जाने से पहले 7 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करेंगे और दिन में जाएंगे। ये 3 बातें ध्यान रखनी है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस के लिए। होता तो कुछ और ही है रियलिटी में, तो जो लैंडलॉर्ड हैं टेनेंट के पास घूमते फिरते पहुंच जाते हैं और क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और सारे इंस्पेक्शन करते रहते हैं, बट लॉ में ये लिखा हुआ है। सेक्शन 26 मेंबर्स एंड स्टाफ, मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। अब ट्रिब्यूनल हमने कौन कौन सी पढ़ी है? रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ी है, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ी है। उन ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स और स्टाफ हैं उनका क्या स्टेटस माना जाएगा? उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। पब्लिक सर्वेंट को कहां डिफाइन किया गया है? आईपीसी सेक्शन 21। आई होप आपको याद होगा, आईपीसी सेक्शन 21 डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट को। तो ये जो मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैं, जो स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैं,
इन्हें भी सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे। पब्लिक ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो सीपीसी में अगर आप जाके देखेंगे, सीपीसी का सेक्शन 14, सीपीसी का सेक्शन 14 हमें पब्लिक ऑफिसर के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड पब्लिक सर्वेंट कहा गया है, तो पब्लिक सर्वेंट आईपीसी सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है, उसी को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, राइट। And the presiding officer and the employees of the rent tribunals and the appellant rent tribunals shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of Indian Penal Code 1860 लिख दिया इसने। Then the presiding officers of the rent tribunals and appellant rent tribunals shall function under the administrative, ये important है, and disciplinary control of the high court। उनके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जुडिशरी के पर्सन है ना, जुडिशियल सर्विसेज से आए हैं, एक जुडिशियल सर्विस से आया, एक हायर जुडिशियल सर्विस से आया, तो हाई कोर्ट का उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। सबसेक्शन नंबर 3, the presiding officer of the appellant rent tribunal shall exercise general power of superintendence and control over the rent tribunal। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है भाई, रेंट ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में एआरटी में जाती है, तो एआरटी रेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर थोड़ा सा सुपरिंटेंडेंस पावर तो रख ही सकता है, उसके वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गई बात, या फिर उसको कोई पर्टिकुलर केस में कोई सजेशन देने हैं, कोई डायरेक्शंस प्रोवाइड करने हैं उसके कंसर्न में। सो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल विल हैव अ सुपरिंटेंडेंस ओवर द रेंट ट्रिब्यूनल, ये बात लिखी हुई है इसमें। देन आता है आपका सबसेक्शन नंबर 4, the ministerial employees of the rent tribunal and the appellant rent tribunal shall be governed by the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules 1986। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रह जाए तो याद रख लीजिएगा कि जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज हैं उनके लिए स्पेसिफिक अलग एक्ट बना हुआ है। एंड द पर्पस ऑफ दीज रूल्स, फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स the appellant rent tribunals shall be deemed to be the court of district and sessions judge, and rent tribunals shall be deemed to be the court of civil judge senior division। आपको ध्यान है वैसे भी जो आरटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन का ही अपॉइंट हुआ था, और एआरटी में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है वो अपॉइंट हुआ है डीजी कैडर का, तो फिर बात वही आ जाती है कि उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इक्विवेलेंट माना जाएगा एआरटी को। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सबसेक्शन नंबर 5। सबसेक्शन नंबर 5 कहता है the class 4 employees of the rent tribunal and the appellant rent tribunal shall governed by the Rajasthan class 4 services recruitment and order of service conditions rules 1999। ठीक है, सेक्शन 26A आना ही था, हमने रेंट ट्रिब्यूनल का तो पढ़ लिया, एआरटी का भी पढ़ लिया, तो रेंट अथॉरिटी का भी होना चाहिए। तो एआरटी के बारे में सेक्शन 26A बात करता है, एआरटी टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, इसको भी पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन। लेकिन बट पब्लिक सर्वेंट तो वही आईपीसी के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे वो किसके कंट्रोल में थे? वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में थे। और जो आपका रेंट अथॉरिटी का जो ऑफिसर है वो किसके कंट्रोल में रहेगा? तो वो कंट्रोल में रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के, राइट। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिस हो रहा है शायद, नहीं यहाँ पे ये बात लिखी नहीं है, इसमें सबसेक्शन नंबर 1 में देते हैं बस, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 2, नो सूट अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी against the rent authority in respect of anything which is in good faith done or indeed to be done in pursuance of this act। ये नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड सी बात है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, एक्ट्स, ओमिशन जो गुड फेथ में किए गए हैं वो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने के लिए उनको बाउंड नहीं करते हैं, गुड फेथ में अगर किए गए हैं तो, राइट। और फिर आता है सेक्शन 27, limitation subject to the provisions of this act, the provisions of limitations act 1963, central act number 36 of 1963 shall as far as may be applied to petitions, applications, appeals or other proceedings filed or proceeded with before the rent tribunals and the appellant rent tribunals। सीधी सी बात है, जगह जगह हमें लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे बताया गया है कि अगर रिवीजन ऑफ रेंट का सूट है
तो 150 डेज में फाइनलाइज होना चाहिए। अगर टेनेंसी का है तो 180 डेज में होना चाहिए, 240 डेज में होना चाहिए सारा का। और अगर सूट है अगर इमीडिएट पोजीशन का, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन का, तो उसका 150 डेज में होना चाहिए। वो सारे हमें लिमिटेशंस बता रखे हैं। अगर रेंट ट्रिब्यूनल की अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में जानी है तो 60 डेज में जानी चाहिए, राइट। अगर रेंट ट्रिब्यूनल डेट डिसाइड कर रहा है, अपील की डेट, अपियरिंग ऑफ द पार्टीज की डेट टू द एआरटी, तो वो डेट डिसाइड होगी आफ्टर 2 months बट बिफोर 6 months। ये भी हमने पढ़ा था सेक्शन 17 में। ये सारी चीजें जो हैं ये तो अप्लाई हो रही है, लेकिन अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी लिमिटेशन के लिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट साइलेंट है, तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि सेंट्रल एक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। लिमिटेशन एक्ट तो सिलेबस में भी है, तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, राइट। फिर आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 बात करता है कोर्ट फीस से रिलेटेड। ये तो सिविल सूट है, सिविल कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे जब भी जाएंगे तो सीधी सीधी है कि कोर्ट फीस तो लगेगी लगेगी, और वो कोर्ट फीस किसके अकॉर्डिंगली लगेगी, एज पर द कोर्ट फीस एक्ट लगेगी। तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है सेक्शन 28 में कि कोर्ट फीस जो भी स्पेसिफाई की जाएगी कोर्ट फीस एक्ट में वो फिल करनी होगी, राइट। कुछ अमाउंट्स यहाँ पे भी स्पेसिफाइड है, वो भी मैं एक बार रीड करता हूँ। सबसेक्शन नंबर 3 को अगर आप देखें, ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E, ये रेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, और द पिटीशन अंडर सेक्शन 23 और 24 एमिनिटीज की बात हो रही है, एंड on an appeal against any order of such application or petition a fixed court fees of ₹100। वैसे तो कोर्ट फीस एक्ट में जो लिखा है वो होगा, लेकिन सेक्शन 22E, 23 एंड 24 में जो पिटीशन फाइल हो रही है या एप्लीकेशंस लग रही हैं, उसके लिए फिक्स ₹100 की कोर्ट फीस है, राइट। ऑन अ पिटीशन फॉर रिवीजन ऑफ रेंट, रेंट के रिवीजन के लिए, रेंट का रिवीजन कहां पे करवा रहे थे हम, सेक्शन 6 और 7 में। रिवीजन ऑफ रेंट के लिए फिक्स कोर्ट फीस है ₹250 की। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि रिवीजन ऑफ रेंट के लिए या फिर सेक्शन 22E के लिए, सेक्शन 23 एंड 24 के लिए अगर कोई एप्लीकेशंस एंड पिटीशंस हैं तो उसमें ₹100 की कोर्ट फीस है। रिवीजन ऑफ रेंट के लिए ₹250 की कोर्ट फीस फिक्स है, चाहे 1 लाख रुपए महीने का रेंट क्यों ना हो, लेकिन कोर्ट फीस वहां पे ₹250 की ही टोटल है। सेक्शन 29 की अगर हम बात करें, सेक्शन 29 बताता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का जो किसी पर्टिकुलर दूसरे एक्ट्स पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा या नहीं होगा। The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than in this act। तो जिस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होना है वो ऑलरेडी इसमें जगह जगह बताया गया है। कहीं लिमिटेशन एक्ट की बात कही गई है, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कही गई है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात कही गई है। तो वो जिनका जहां पे ओवरराइडिंग इफेक्ट लेना है वो हमने ले लिया, बाकी किसी एक्ट का इफेक्ट इस पे नहीं आएगा। यानी कि जो टेनेंसी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उन पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ही पूरी तरह से प्रिवेल करेगा। सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this act, the state government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties। किसी तरह की कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो गजट नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रूल्स बना देंगे, provided that no such order shall be made after the expiry of the period of 3 years from the date of commencement of this act। एक्ट कमेंसमेंट से 3 साल के अंदर अंदर ही वो चीजें होनी चाहिए। Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the state legislature while it is in session। तो obviously स्टेट गवर्नमेंट ने बना तो दिया, लेकिन फिर स्टेट लेजिस्लेचर में उसको पास भी करवाना है। सेक्शन 31, पावर टू मेक रूल्स की बात हो रही है। So the state government may make rules for carrying out the purposes of this act। इस एक्ट के पर्पसेस को, इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाने के लिए एम्पावर्ड है। All rules made under this act shall be laid as soon as may be after they are so made before the House of State Legislature while it is in session for a period of not less than 14 days। कोई भी जो ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं उनके एप्लीकेशन से पहले उन्हें उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाना चाहिए
और स्टेट लेजिस्लेचर में जब वो सेशन में हो कम से कम 14 डेज में उनको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद में वहां से जब वो पास हो जाए तभी उन रूल्स को फाइनली एप्लीकेबल एप्लीकेशन उनका होना चाहिए। और इस एक्ट का जो लास्ट आपका सेक्शन है दैट इज रिपील एंड सेविंग्स द राजस्थान प्रेमिसेस एक्ट 1950 shall stand repealed. Then ये हो गया the repeal under subsection 1 shall not affect anything duly done or suffered under the enactment so repealed, any right, title, privilege, obligation or liability acquired or incurred under the enactment so repealed, any fine, penalty means सिंपल सी बात है, कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स हैं जिनको रिपील किया गया है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू, वो इसमें बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे जो आपको फॉर्मेट्स दे रखे हैं मैं शॉर्ट में आपको बस बता देता हूँ उनका हेडिंग। शेड्यूल ए में हमें जो मॉडल फॉर्म दे रखा है वो दे रखा है रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जो पिटीशन फाइल होगी उसके लिए फॉर्मेट बताता है। ठीक है, इसके बाद में जो शेड्यूल बी है, शेड्यूल बी में हमें अगेन फॉर्मेट दे रखा है, वो हमें अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल होगा अपील किराया अधिकरण, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जो अपील फाइल होगी उसके बारे में बताता है। जी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आ सकता है दैट इज द फॉर्मेट और द मॉडल फॉर्म फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू फॉर द अपील टू द ART हैज बीन गिवन अंडर शेड्यूल A, B, C और D। इस तरह से बाकी और कोई डिटेल नहीं आएगा, लेकिन फॉर्म के मार्जिनल हेडिंग पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सिर्फ मार्जिनल हेडिंग बता रहा हूँ आपको, बाकी इससे ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो A में दे रखा था रेंट ट्रिब्यूनल का, B में दे रखा है अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की अपील के लिए मॉडल फॉर्म, और फिर आते हैं शेड्यूल सी में। शेड्यूल सी में मॉडल फॉर्म दे रखा है किस चीज का, रेंट ट्रिब्यूनल एज वेल एज अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए। जो रिकवरी सर्टिफिकेट होगा चाहे वो रिकवरी ऑफ पोजीशन का है या और, तो वो रिकवरी ऑफ पोजीशन लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, टेनेंट भी कर सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल भी हो सकता है और अपीलेट भी हो सकता है। तो रिकवरी सर्टिफिकेट का जो मॉडल फॉर्म है वो शेड्यूल सी में दे रखा है आपको। और फाइनली हमारे पास आता है लास्ट इसका शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में हमें रेंट अथॉरिटी के सामने जो एप्लीकेशन होगी वो हमें मॉडल फॉर्म दे रखा है। राइट, यहाँ पे मेरी तरफ से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट होता है। सिर्फ मॉडल फॉर्म्स की तो मार्जिनल हेडिंग्स देख लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं, जिन्होंने भी इस लेक्चर को देखा है और इससे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को तैयार किया है, उनके लिए 28 को होने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस हैं कि आपको इसमें से एज पर द एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन मिले और सभी क्वेश्चंस को आप सही सही करके आए। किस तरह के अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।